हेलो, वेलकम टू सक्सेस नेत्रा। और जो ये आज है हमारी सीरीज है एवरग्रीन टॉपिक्स, उसका लेक्चर नंबर 5 रहने वाला है। इसमें हम बात करेंगे एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के बारे में। जो आप इसको आप अगर हम फॉर्मल लैंग्वेज की बात करें, इनफॉर्मल लैंग्वेज की बात करें, तो उसमें हम बोल देते हैं आपके इनकाउंटर्स। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपका हमेशा ट्रेंडिंग के अंदर में रहता है। और अगर आप बिलोंग करते हैं उत्तर प्रदेश या छत्तीसगढ़, इन दो स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं असम, तो अगर आप यहाँ से आते हैं तो देन आपको इस टॉपिक के बारे में अवेयरनेस होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम लेटेस्ट डाटा की बात करें तो जो डिस्ट्रिक्ट टॉप लिस्ट में है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इनकाउंटर होते हैं, नंबर 1 पे आपका छत्तीसगढ़, देन आपको देखने को मिलेगा आपका उत्तर प्रदेश, एंड आपको उसके बाद में देखने को मिलेगा आपका असम। तो जो आज का लेक्चर है इसमें हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, एक बार उसका ओवरव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसका जो इंट्रोडक्शन है कि आपका जो इनकाउंटर है या फिर आपका एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है उसको किसको कहा जाएगा। देन जो हमारे यहाँ पे आंकड़े हैं, जो हमारे पास में स्टैटिक्स हैं कि किस लेवल पर जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग या फिर इनकाउंटर किए जा रहे हैं, चाहे वो फेक हो चाहे वो बिना फेक हो, हम रियल इनकाउंटर्स दोनों की हम बात करेंगे जो आंकड़े हैं। इसके साथ साथ में कुछ नोटिसेबल इनकाउंटर है, मतलब ऐसे इनकाउंटर्स जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं, जिनको बहुत ज़्यादा पब्लिक अटेंशन देखने को मिली है। तो वो 3 से 4 इनकाउंटर्स हैं, जैसे आपका वीरप्पन का हो गया, विकास दुबे इनकाउंटर हो गया। तो ये कुछ इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो इनकाउंटर्स हैं, इनकाउंटर्स करने के पीछे रीज़न क्या होता है। ऐसी क्या बात आ जाती है कि जो आपकी स्टेट अथॉरिटीज़ हैं वो आपका इनकाउंटर कर देती हैं, तो उसके पीछे रीज़न क्या है। देन हमारी सोसाइटी के ऊपर जो इनकाउंटर्स हैं उनका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है, उसके बारे में हम देखेंगे। देन क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में या फिर आपकी जो आईपीसी है, इंडियन पेनल कोड है, या फिर आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी कि सीआरपीसी है, उसके अंदर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसा लो है कि जो इनकाउंटर को जस्टिफाई कर सके, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन एक पर्सन जो अरेस्ट कर लिया गया है किसी स्टेट अथॉरिटी के द्वारा, तो देन उसके क्या क्या राइट्स होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन हम जो आपकी इनकाउंटर्स है उनसे रिलेटेड आपकी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसकी जो गाइडलाइंस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो इनकाउंटर्स वगैरह हो रहे हैं तो इसके बारे में हमारा वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे हम जो इनकाउंटर्स हैं, मेनली अगर हम बात करें फेक इनकाउंटर की, तो उसको हम कम कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के अगर हम लेक्चर की बात करें तो ये आपका, अगर आप प्रीलिम्स में यहाँ से आपका इतना ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। इसी के साथ में अगर आप बात करें मेन आंसर राइटिंग की, वहाँ पे इससे क्वेश्चन आपका बन सकते हैं, हाई चांसेस हैं। क्योंकि जो जब से आपका जो ये एनडीए लेड गवर्नमेंट आपकी है, तो देन ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और अगर आप बात करें स्टेट पीसीएस, अगर आप यूपी छत्तीसगढ़ पीसीएस आप दे रहे हैं, देन आपके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी के साथ में हम बात करते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट की, यानी कि इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो देन क्योंकि ये टॉपिक आपका हमेशा बर्निंग टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक में रहता है, तो देन इससे आपके जो क्वेश्चन है पूछे जा सकते हैं। और अगर आप की जो पोस्ट प्रिफरेंस है उसके अंदर में आप इंडियन पुलिस सर्विसेज को प्रायोरिटी के ऊपर रखते हैं, देन भी आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हाई चांसेज हैं क्रिमिनल आपके जो इनकाउंटर को लेकर क्या व्यूज हैं, तो देन ये लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, कहीं पर भी हमारा हर जगह सेम हैंडल है @सक्सेसनेत्रा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, हमारे कोई सजेशन है हमारे लेक्चर के रिगार्डिंग, देन आप हमें मेल भी कर सकते हैं successnetra@gmail.com पर। आपके जो सजेशंस हैं उनको कंसीडर किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के बारे में, यानी कि इनकाउंटर के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो इनकाउंटर किस चीज़ को कहा जाता है। इनकाउंटर एक प्रकार की किलिंग है, यानी किसी भी आदमी की हत्या, लेकिन जो हत्या है वो किसके द्वारा की जाती है। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स फॉर्मली नोन एज इनकाउंटर्स रेफर्स टू द किलिंग ऑफ ए पर्सन बाय स्टेट्स और इट्स एजेंट्स ऑफिशियल विदाउट एनी लीगल और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ट्रेल ड्यू टू प्रोसेस ऑफ लॉ और एनी लीगल जस्टिफिकेशन। यानी कि कोई भी स्टेट है, कोई भी राज्य है, कोई भी अथॉरिटी है, उसके जो ऑफिशियल है, चाहे आप पुलिस की बात करें, चाहे आप किसी और एजेंसी की बात करें, तो उनके द्वारा आपकी जो लीगल और जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं हमारे लॉ की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, चाहे ट्रायल की बात करें हम उसमें, चाहे फिर कोई आपके जो कोर्ट को वर्डिक्ट वगैरह सुनाती है, तो उनको बाईपास करके किसी भी आदमी की जो हत्या है वो कर दी किसी भी अथॉरिटी के द्वारा, तो उसको हम रखते हैं आपका इनकाउंटर या फिर एक्स्ट्रा जुडिशियल कैटेगरी के अंदर में। यानी कि जो आपका जुडिशियल प्रोसेस है उसको बाईपास करके एक इंसान को मतलब अगर शूट डाउन कर दिया जाता है, तो उसको हम इनकाउंटर की कैटेगरी में रखते हैं। दीज आर मेनली कैरिड आउट बाय द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और सिक्योरिटी फोर्सेज इन द नेम ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर और कॉम्बैटिंग टेररिज्म। यानी कि जो
आपकी जो ये इनकाउंटर की जो घटनाएं हैं, जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स है, वो आपकी की जाती है मेनली आपकी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, यानी कि जो कानून प्रवर्तन की जो एजेंसीज हैं उनके द्वारा, या फिर कोई आपकी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं आपकी, उनके द्वारा इनको ये की जाती हैं मेनली। और इन जो इसके पीछे उनका जस्टिफिकेशन दिया जाता है, वो बोलते हैं कि मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, जो यानी कि हमारी जो कंट्री या फिर हमारे स्टेट के अंदर में जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करने के लिए, और हमारे टेररिज्म है यानी कि आतंकवाद से लड़ने के लिए इस प्रकार की घटनाएं आपको देखने को मिलती हैं। इसी के साथ साथ में एक हमारा खुद का भी माइंडसेट है। अगर हम इसकी हिस्ट्री के अंदर में जाते हैं, हमारे जो एनिशिएंट टेक्स्ट हैं, यानी कि हमारे जो पुरानी किताबें हैं, उनकी हम बात करते हैं, चाहे आप किसी भी रिलीजन की आप बुक उठा लीजिए, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं एक चीज़ देखने को मिलेगी। चाहे आप कोई राजा है पुराना, तो उसकी हम आप चीज़ देखेंगे तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि वहाँ पे एक फेथ था उनका, एक बिलीफ था उनका सभी लोगों का, कि जो टॉर्चर है, टॉर्चर इज एसेंशियल फॉर अवॉइडिंग क्राइम्स एंड इंश्योर पीस इन सोसाइटी। यानी कि अगर हमारे समाज के अंदर में आपको शांति बना के रखनी है, जो क्राइम है उसको अवॉइड करना है, देन एक जो टॉर्चर है वो उसके लिए इसेंशियल है। यानी कि जो भी क्राइम करता है उसके अंदर में एक भय होना चाहिए, और वो भय आप टॉर्चर के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। तो इसी वजह से हमारा जो माइंडसेट है वो भी इस तरह से प्रिपेयर हो गया है कि जो भी आदमी गिल्टी करता है, जो भी आदमी कोई क्राइम करता है, तो हम उसको अगर टॉर्चर करेंगे तो उसको देखते हुए और भी लोग ऐसा नहीं करेंगे। तो इसी वजह से जो पब्लिक सपोर्ट एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग को है वो देखने को मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी हिस्ट्री से भी रिलेटेड है। लेकिन अगर हम आज के समय में बात करें, बट नाउ इन मॉडर्न डेज द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज सिक्योरिटी फोर्सेज यूज टॉर्चर ह्यूमिलिएशन एज ए मीन ऑफ इंट्रोगेशन एवन दो इंडियन जुडिशरी इज बेस्ड अपॉन द कंसेप्ट ऑफ इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। देखिए ये मेन चीज़ है आपको, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, ठीक है। अगर मान चलिए कि एक इंसान है, ये एक्स इंसान है, ठीक है, इसके ऊपर कोई एक्स वाई इंसान है, इसने इसके ऊपर कोई मतलब चार्ज लगा दिया कि इस आदमी ने इसके साथ में ये किया है, यानी कि इस आदमी ने कोई मर्डर किया है, यानी कि इसके ऊपर में अभी चार्ज है। लेकिन इसके ऊपर में जब तक चार्ज है तो इसको गिल्टी नहीं माना जाएगा। जब तक कोर्ट के द्वारा इसको मतलब दोषी नहीं पाया जाता तब तक ये आपका इनोसेंट है। मतलब जब कोई भी आदमी कोई भी क्राइम करता है, उसको कोर्ट के सामने ले जाया जाता है, तो देन कोर्ट का एक माइंडसेट होता है कि जो ये आदमी है ये इनोसेंट है। और देन आपके जो, चाहे आप एविडेंस के बेसिस पे बात करें, चाहे आपकी पुलिस अथॉरिटीज है, चाहे आपके जो गवाह हैं, तो उनके बेसिस पे इसको गिल्टी प्रूव करना होता है। तो हमारे जो कोर्ट का जो जुडिशियल का कंसेप्ट है वो आपको जब तक कोई भी आदमी गिल्टी प्रूव नहीं होता उसको इनोसेंट मानते हैं। लेकिन ये होते हुए भी हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं और जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो आज भी कहीं ना कहीं इंटेरोगेशन की जब करती है किसी भी पर्सन से, तो उसमें कहीं ना कहीं टॉर्चर और ह्यूमिलिएशन का सारा आपको देखने को मिलता है। तो आई थिंक आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिल गया होगा जो आपकी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है वो क्यों होती है, क्या है, और उनके पीछे अगर हम हिस्ट्री की बात करें या फिर आज के समय में जो हमारे कोर्ट का जो एक स्टांस है किसी भी क्रिमिनल को लेकर वो क्या है। एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन आपको इसके बारे में मिल गई होगी। तो सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी में भी टाइप हो गया है। अब बात करते हैं, अगर हम कुछ स्टेटिक्स की बात करते हैं, यानी कुछ आंकड़ों की बात करते हैं हम एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग को लेकर में, तो ये अगर हम इस जो ये वाली इमेज है इसका जो सोर्स है वो आपका स्टडी IQ एजुकेशन है, और आपकी जो ये वाली इमेज है ये मैंने ली है नेक्स्ट IAS के वेबसाइट से। इसमें क्या है कि अगर हम यूपी के बात में काम करें, जो ऐसे टॉप क्रिमिनल्स हैं जिनका इनकाउंटर किया गया है लेटेस्ट में, उनके ऊपर रिवार्ड कितना, एक आपका विकास दुबे का इनकाउंटर है, इसके ऊपर में 5 लाख का इनाम था, और इसके ऊपर में जो केस रजिस्टर्ड थे वो लगभग 60 थे। एक फिर बहुत ज़्यादा फेमस केस था जिसकी जो है आपकी गाड़ी पलट गई थी। इसके साथ साथ में आपका ये आपका बलराज भाटी है, इसके ऊपर 2.5 लाख का इनाम था और इसके ऊपर 20 केस रजिस्टर थे। आपका शकील अहमद, इसके ऊपर भी 2.5 लाख का इनाम था, इसके ऊपर भी 25 केस रजिस्टर थे। आपका लक्ष्मण यादव, इसके ऊपर में 1.5 लाख का इनाम था और इसके ऊपर में जो थे 34 केस रजिस्टर थे। और अगर हम सर्कल वाइज बात करते हैं 2017 से 2021 के बीच में, अगर हम सर्कल वाइज बात करते हैं यूपी के अंदर में, तो आपके जो सबसे ज़्यादा इनकाउंटर और अरेस्ट के केस आपको देखने को मिलते हैं, देन आपके मेरठ जोन के अंदर में देखने को मिलते हैं। मेरठ के अंदर में आपकी जो है टोटल 4814 आपके अरेस्ट हुए थे, जिनके अंदर में आपके हाईएस्ट इनकाउंटर यानी कि यूपी के अंदर 61 इनकाउंटर आपको देखने को मिले थे। इसके साथ साथ में आपका इसके बाद में आपका जाता है ये बरेली और फिर आपका वाराणसी। तो देन आप इसको देख सकते हैं कितने अरेस्ट हुए थे, और आपका जो मेरठ जोन है उसमें हाईएस्ट इनकाउंटर आपको देखने को मिले हैं। इसी के साथ साथ में अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो आपको जो छत्तीसगढ़ है उसके अंदर में आपको हाईएस्ट इनकाउंटर देखने को मिलते हैं। देन आपका नंबर आता है उत्तर प्रदेश का, और इसके साथ साथ में आपका नंबर आता है आपका
ये आसाम का। अगर हम बात करते हैं 2016-17 की, तो जहाँ छत्तीसगढ़ में आपके 23 इनकाउंटर केस देखने को मिले थे, वहीं आपके जो असम के अंदर में और आपके यूपी के अंदर में वो आपका 169 और 114 केसेज आपको देखने को मिले थे। और वहीं अगर हम बात करते हैं 2021-22 की, तो आपके यहाँ पे 124 और 15 और यानी कि 139 है। आपसे इतना ज़्यादा डिटेल में कोई भी आपसे नहीं पूछने वाला है, देन आपको बस इतना पता होना चाहिए कि जो हाईएस्ट इनकाउंटर है वो कहाँ पे आपके हैं, देन आपका होगा आंसर आपका छत्तीसगढ़। बहुत सारे बंदे इसमें क्या करेंगे, आपका यूपी इसमें लगा के आ जाएंगे, क्योंकि यूपी क्या है कि आजकल ज़्यादा न्यूज में है इन सब चीज़ों को लेकर। लेकिन जो हाईएस्ट आपके इनकाउंटर देखने को मिलते हैं, देन वो देखने को मिलते हैं छत्तीसगढ़ में। अगर हम बात करें आज की डाटा की, यानी कि जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ अप्रैल 2023 के अंदर में, आई थिंक आपको एक स्टेटिक्स का भी क्लियर हो गया होगा थोड़ा सा। इन डिटेल अगर हम स्टेटिक्स की बात करते हैं, इंडिया के अंदर में पिछले 6 सालों के अंदर में लगभग 813 इनकाउंटर की किलिंग के जो केस हैं वो रजिस्टर किए गए, यानी कि 813 ऐसे इनकाउंटर हुए हैं जिनमें जो आपके दोषी हैं, या मतलब आप बोल सकते हैं जिनको दोषी माना गया, जो एक्यूज है, दोषी नहीं बोलेंगे हम उनको, एक्यूज थे जो, तो एक्यूज का इनकाउंटर के दौरान उनकी किलिंग हो गई। टोटल 813 केसेज हैं। और इनके अंदर में जैसे मैंने आपको बताया कि अप्रैल 2016 से अब तक 2022 तक अगर हम बात करें, तो छत्तीसगढ़ के अंदर में आपको मोस्ट एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, मोस्ट इनकाउंटर आपको देखने को मिलते हैं, जिनका आपका जो आंकड़ा है वो टैली करता है 259 पर। इसी के साथ साथ में यूपी में आपको 110 और असम के अंदर आपको 79 आपको इनकाउंटर के केसेस देखने को मिलते हैं। देन आपको जो आपका हाईली न्यूज़ के अंदर में जो एरिया होता है J&K हमेशा हमारी कंट्री के अंदर में, देन उसके अंदर भी आपको पता होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हम बात करें 2021-2022 के अंदर में, तो टोटल 38 एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के केसेज आपके रिपोर्ट किए गए हैं। अगर हम बात करें कोविड-19 के दौरान में क्या हुआ था, कि कोविड-19 के दौरान में आपके जो ये इनकाउंटर वगैरह के केसेस थे, ये आपके कहीं ना कहीं इनके अंदर में एक डिक्रीज देखने को मिला था, क्योंकि जो जहां हम 2019 और 20 के अंदर में टोटल 112 केसेज आपके इनकाउंटर के रजिस्टर किए गए थे, वहीं आपके 2020 और 21 के अंदर में आपके 82 केसेज इनकाउंटर के रजिस्टर किए गए थे। लेकिन जैसे ही आपका कोविड-19 का जो काल था वो खत्म हुआ, वो उस समय के बाद में एक सिग्निफिकेंट हाई, जो लगभग आप बोल सकते हैं 70% के आसपास आपको हाइक देखने को मिला है, जिसमें अभी आपके जो नेक्स्ट ईयर यानी कि 2022-23 की अगर हम बात करते हैं, 21-22-23 की हम बात करते हैं, तो उसके अंदर में आपके 139 केसेज आपको रजिस्टर के देखने को मिले हैं। और एक उत्तर प्रदेश पुलिस का एक अनऑफिशियल मिशन है, इसको बोलते हैं ऑपरेशन लंगड़ा। तो इसके अंदर में क्या है कि टोटल 8,472 जो इनकाउंटर्स में से आपके 3300 क्रिमिनल्स यानी कि एक्यूज ऐसे थे जो या तो मतलब डेथ हो गई हैं या फिर उनमें से इंजर हो गए हैं। तो देन अगर आपसे पूछा जाए कि आपका जो ऑपरेशन लंगड़ा है ये मतलब अनऑफिशियल है वैसे, तो देन ये आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का एक ऑपरेशन आपका देखने को मिलेगा। तो आई थिंक आपको जो स्टेटिक्स है वो भी क्लियर हो गए होंगे। यहाँ से आपका एक प्रीलिम्स के अंदर में क्वेश्चन बन सकता है कि आपका जो ये स्टेटमेंट की फॉर्म में दे देंगे आपको कि हाईएस्ट किसके हैं, कहाँ पे इनकाउंटर के केसेस रजिस्टर किए गए हैं, देन आपका आंसर होगा यहाँ पे छत्तीसगढ़। और कितने % हाइक आपको देखने को मिला है लास्ट ईयर में, देन आपका 70% के आसपास जो भी आपका ऑप्शन होगा, देन उसको आप वेरी कर सकते हैं। सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी में भी टाइप हो गया है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे इनकाउंटर के केसेस जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर में रहे हैं। 18 अक्टूबर 2014 के अंदर में, यानी कि 18 अक्टूबर 2004 को वीरप्पन का जो है इनकाउंटर किया गया था। और जो वीरप्पन था वो क्या था, एक आपका जो तमिलनाडु के जंगल है उनके भी वहाँ पे आपका जो आपके एक बोल सकते हैं जो चंदन की लकड़ी वगैरह का होता है, तो उसको एक जंगली लुटेरा आप इसको बोल सकते हैं, वो था ये। तो इसको तमिलनाडु की STF के द्वारा में इसका इनकाउंटर किया गया था। और उस समय पे जो तमिलनाडु की STF थी यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स थी, उसको लीड कर रहे थे के विजय कुमार। और जो के विजय कुमार है ये आपके एक रिटायर्ड IPS ऑफिसर थे, मतलब ये अभी रिटायर हो गए हैं के विजय कुमार। और जब वीरप्पन का केस का जो इनकाउंटर हुआ, तो उस पर जो ह्यूमन राइट कमीशंस वगैरह हैं, तो उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन देखने को मिला था कि जो ये है एक मतलब एक फेक इनकाउंटर की कैटेगरी में जो ह्यूमन राइट के जो लोग हैं उन्होंने इसको एक फेक इनकाउंटर की तरह दर्शाने की कोशिश की थी। इसके साथ साथ में एक 2008 का 19 सितंबर 2008 का एक बाटला हाउस के इनकाउंटर केस है न्यू दिल्ली के अंदर में। इसके अंदर में दो सस्पेक्ट टेररिस्ट थे इंडियन मुजाहिदीन के। तो उसमें क्या हुआ था कि जो 2 सस्पेक्ट टेररिस्ट थे इनकी डेथ हो गई थी, और इसके साथ साथ में एक दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की भी डेथ हो गई थी। तो आपका जो बाटला हाउस इनकाउंटर है ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर में रहा था। इसी के साथ साथ में एक लेटेस्ट हुआ था जो आपका ये
2019 के अंदर में हैदराबाद के अंदर में गैंग रेप का एक केस आया था। तो उसी में क्या था कि आपका जो चारों एक्यूज थे, 4 एक्यूज थे उसमें, तो उनका इनकाउंटर कर दिया गया था 6 दिसंबर 2019 के समय में। और इसमें क्या हुआ था कि उनको एक सीन रिक्रिएट करने के लिए आप उनको जो जहाँ पे साइट थी, जहाँ पे एक केस हुआ था, वहाँ पे ले जाया गया था। तो उसके दौरान उन्होंने भागने की कोशिश की थी, तो वहाँ पे इनका एनकाउंटर किया गया था। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था आपका हैदराबाद का भी। शायद उस लड़की का नाम आई थिंक याद नहीं आ रहा था, आई थिंक जहाँ तक मेरे याद है शायद आरती करके कुछ था। इसके साथ साथ में अगर हम बात करते हैं 10 जुलाई 2020 को, ये भी आपका बहुत ज़्यादा एक बर्निंग टॉपिक रहा था, विकास दुबे का इनकाउंटर। विकास दुबे के केस में क्या हुआ था कि जब इसके घर पे जो पुलिस है, पुलिस इसको अरेस्ट करने के लिए गई, तो इसने अपने घर से जो पुलिस के ऊपर क्या है कि फायर वगैरह कर दिए थे, पुलिस पे हमला बोल दिया। इसके अंदर बहुत सारे हमारे जो पुलिस ऑफिशियल थे उनकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद में पुलिस ने जो आपका विकास दुबे है इसको पकड़ने के लिए जब गई, तो इसको अरेस्ट कर लिया गया था। इसको अरेस्ट करके जब ये यूपी के अंदर में लेकर आ रहे थे, देन इसकी जो गाड़ी है वो पलट गई थी, उसने भागने की कोशिश की। तो 10 जुलाई 2020 में क्या था कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस थे उन्होंने सेल्फ डिफेंस के अंदर में इसका इनकाउंटर किया था। ये कुछ नोटिसेबल केसेज है, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि जो कौन कौन से ऐसे इनकाउंटर के केसेज हैं जो कहीं ना कहीं हाईली न्यूज़ के अंदर में रहे हैं। तो ये तो मेन। और अभी अगर हम बात करते हैं लेटेस्ट के अंदर में, तो जो आपका ये था अतीक अहमद के लड़के असद अहमद का भी इनकाउंटर अभी के समय में लेटेस्ट में किया गया है। उसके साथ में एक उसका साथी था, गुलाम करके शायद कुछ था उसका नाम। तो ये भी एक न्यूज़ के अंदर अभी टॉपिक आपका रह गया था, तो जिसकी वजह से ये टॉपिक आपका काफ़ी न्यूज़ के अंदर में है। सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी के अंदर में टाइप हो गया है। अब हम बात करते हैं जो आपका एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है, यानी कि जो इनकाउंटर केस हैं, इनके पीछे रीज़न क्या है कि जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हैं वो क्यों की जाती हैं। तो सबसे पहली मेन बात आती है पब्लिक सपोर्ट। आप जब भी देखने को मिलेगा, आप कहीं भी आप सोशल मीडिया हैंडल के अंदर में चला जाइए, आप ट्विटर के अंदर चले जाइए, आप फेसबुक के अंदर में चले जाइए, कहीं भी आप चले जाएंगे तो देन आपको क्या मिलेगा कि जब भी कोई इनकाउंटर होता है तो उसमें आपको एक हुजूम मिलता है, मतलब बहुत बड़ी पब्लिक मिलती है जो उसको सपोर्ट करती है। मतलब आपको जो इनकाउंटर केसेज है उनमें जो पब्लिक सपोर्ट आपको देखने को मिलता है, और जो पब्लिक सपोर्ट के पीछे मेन रीज़न है कि कहीं ना कहीं हमारी जो पब्लिक है, हमारे जो यहाँ के लोग हैं, उनका जो बिलीव है कोर्ट सिस्टम में, यानी कि हमारा जो जस्टिस सिस्टम है उसके अंदर से कहीं ना कहीं विश्वास कम होता जा रहा है। और उसका रीज़न ये है कि उनको लगता है कि अगर हम कोर्ट के थ्रू में जाएंगे तो उस केस में क्या होगा कि ये बंदे या तो बच जाएंगे या फिर इनको टाइम से जस्टिस नहीं मिल पाएगा, यानी कि टाइम से इनको जो सज़ा इनको मिले, जो कन्विक्ट है उनको जो सज़ा टाइम से मिलनी चाहिए तो वो उनको नहीं मिल पाएगी। तो सोचते हैं कि एक मतलब अर्ली जस्टिस का अगर हम कंसेप्ट की बात करें तो जो एक पब्लिक है उसको एक अर्ली इंस्टेंट जस्टिस की फॉर्म में इसको देखते हैं। तो इसी वजह से जो पब्लिक सपोर्ट है हमको इनकाउंटर के केस में देखने को मिलता है, जो एक रीजन्स हैं आपका जो इनकाउंटर जैसे केस है इनको बढ़ावा देता है। देन कहीं ना कहीं आपको जो पॉलिटिकल सपोर्ट की हम बात करें तो पॉलिटिकल सपोर्ट भी हमको देखने को मिलता है, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिशियन जो आपका इनकाउंटर्स हैं, क्योंकि मेन चीज़ ये दोनों चीज़ें इंटररिलेटेड हैं, चाहे आप पब्लिक सपोर्ट की बात करें या फिर पॉलिटिकल सपोर्ट की बात करें, ये दोनों इंटररिलेटेड हैं। क्योंकि पॉलिटिशियन को अगर पावर के अंदर रहना है देन उनको जो पब्लिक की जो फीलिंग्स हैं उनको रेस्पेक्ट करनी होगी, जो और जिस चीज़ को लेकर पब्लिक का सपोर्ट उसको मिल रहा है देन उन चीज़ों को वो कहीं ना कहीं आपका बढ़ावा देंगे। तो जो पॉलिटिशियन होते हैं वो इसको इनकाउंटर वगैरह को एक अचीवमेंट की तरह देखते हैं कि हमने लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए के फील्ड में ये काम किया और हमने इतने इनकाउंटर किए हैं, तो देन इसको ये एक आपका अचीवमेंट की तरह कंसीडर करते हैं। तो इसी वजह से जो ऑफिशियल इसके अंदर में इन्वॉल्व होते हैं तो उनको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बैकअप भी उनके पास में होता है। पॉलिटिकल बैक में पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, उनकी भी सपोर्ट देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ में हीरो वर्शिपिंग एंड ग्लोरिफिकेशन, जो भी आपके पुलिस ऑफिशियल हैं या फिर कोई भी ऐसे लोग हैं जो इनकाउंटर वगैरह के केसेस में इन्वॉल्व रहते हैं, तो देन अगर हम बात करते हैं मीडिया की बात करें या फिर पब्लिक की बात करें तो उनको कहीं ना कहीं एक ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता है। उनका एक हीरो वर्शिपिंग, एक हीरोइक फेस के रूप में उनको दिखाया जाता है कि इस आदमी ने, ये आपका इनकाउंटर स्पेशलिस्ट का आपको नाम दे दिया जाता है उनको। तो इस तरह के जो केसेज हैं, जो हमारे पुलिस ऑफिसर हैं, जो ऑफिसर हैं, तो उनको कहीं ना कहीं एक इनकरेज करते हैं कि मैं भी एक पब्लिक के सामने एक पब्लिक फिगर आपका बन जाऊं, एक मेरी भी एक मतलब ग्लोरिफिकेशन हो, मेरी भी एक सोसाइटी के अंदर एक ऐसी इमेज हो। तो जो लोग इनकाउंटर्स के अंदर में इन्वॉल्व रहते हैं तो देन उनको ग्लोरीफाई करके हमारे मीडिया और पब्लिक के द्वारा दिखाया जाता है कि वे मतलब सोसाइटी को क्लीन करने के लिए काम कर रहे हैं। तो देन ये भी आपके जो आपके ऑफिशियल हैं उनको इनकरेज करते हैं इस तरह की
चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व होने में। इसके साथ साथ में आपका इनएफिशिएंसी ऑफ पुलिस, इसको हम अगर कनेक्ट करें आपके जुडिशियल सिस्टम के, कि हमारी जो जुडिशियल सिस्टम है उसके अंदर में एक लो कन्विक्शन रेट आपको देखने को मिलता है। तो इसका मेन रीज़न क्या है कि जो पुलिस है उनके ऊपर एक तो उनको प्रॉपर लिबर्टी भी नहीं है, उनके ऊपर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर आपको देखने को मिलेगा, पब्लिक प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। तो इसकी वजह से जो आपके जो इन्वेस्टिगेशन है वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाती है। जो आपके जो अगर हम बात करें सबूत की वगैरह, जो एविडेंसेज वगैरह हैं, वो उनके पास में इतने अच्छे रिसोर्सेज नहीं है कि जो इन्वेस्टिगेशन के अंदर में जो इन्वेस्टिगेशन के लिए जो रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके अंदर उनकी भी कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है, जो हमारी जो यानी कि इनएफिशिएंसी ऑफ पुलिस में उनको देखने को इसमें मिलती है। और इसी का मेन रीज़न है कि अगर हमारे पास में एविडेंस नहीं होगी, जो हमारे पास में जो गवाह हैं आपके, उनके लिए प्रॉपर सिक्योरिटी की आपकी व्यवस्था नहीं होगी। जैसे अभी आप एक ये आपका जो अतीक अहमद वाले केस में जो हुआ था, आपका क्या नाम बोल गया, पाल करके कुछ था, जो हत्याकांड हुआ था, वो गवाह था उस केस के अंदर में, वो पुलिस की सिक्योरिटी के अंदर में उसका जो है किलिंग की गई थी अतीक अहमद के लड़कों के द्वारा। तो जो गवाह है उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड नहीं कराई जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं पुलिस की भी इनएफिशिएंसी आपको देखने को मिलती है। देन आपका रिवॉर्ड्स, जो भी ऑफिशियल्स इसके अंदर में इन्वॉल्व रहते हैं इनकाउंटर वगैरह में, क्योंकि उनको पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहता है, पॉलिटिकल सपोर्ट रहता है, बैकएंड में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी सपोर्ट रहती है, तो उनको रिवार्ड किया जाता है। उनको या उनको कैश प्राइज दे देंगे, उनको प्रमोशन दे देंगे, उनको कुछ इंसेंटिव वगैरह दे देंगे। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमारे जो ऑफिशियल हैं उनको इनकरेज करती है इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होने के लिए। एक सेम चीज़ यहाँ पे आ जाती है पब्लिक फेथ की, कि हमारी जुडिशरी की अगर हम बात करें, अगर हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात करते हैं, तो लगभग 3 करोड़ के आसपास केसेज ऐसे हैं जो आपके पेंडिंग हैं। और इसी की वजह से क्या है कि जो केसेस की पेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो हमारा जो रिजल्ट का ट्रायल वगैरह है वो बहुत लंबा चलता है। तो इसी वजह से जो आपका जस्टिस आने में डिले आपका हो जाता है। तो बैकलॉग ऑफ केसेज हैं वो भी इसके पीछे एक मेन रीज़न है। और आपका एक प्यूनिटिव वायलेंस का केस निकल के आते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं, जो पुलिस ऑफिशियल हैं, उनकी थिंकिंग ये बन गई है कि जो टॉर्चर है, वो टॉर्चर अगर हम किसी इंसान को करेंगे तो वो एक सोसाइटी के अंदर में हमारा फियर क्रिएट करेगा। और जो फियर, उस फियर से जो ऐसे ऑफेंडर्स हैं, जो ऐसे लोग हैं जो कोई भी क्राइम कर सकते हैं, तो उनके अंदर में एक डर की भावना आ जाएगी। तो एक सोसाइटी के अंदर में एक फियर क्रिएट करने के उससे भी कई बार ये चीज़ें कर दी जाती हैं। तो आपको जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है, इनके पीछे मेन रीज़न क्या होते हैं, तो इनका एक जो सबसे बड़ा रीज़न है वो आपका है पब्लिक फेथ, यानी कि हमारी जो जुडिशियल सिस्टम है उसके अंदर में पब्लिक के फेथ की कहीं ना कहीं कमी होने। अगर क्योंकि पब्लिक का सपोर्ट नहीं मिलेगा किसी को भी, तो पॉलिटिकल पार्टी भी इन चीज़ों को बढ़ावा नहीं देगी। अगर हम हीरो वर्शिपिंग या जो इसमें पुलिस ऑफिशियल इन्वॉल्व है उनका ग्लोरिफिकेशन नहीं करेंगे, तो देन भी ये चीज़ें हमको कम देखने को मिलेंगी। उनको रिवार्ड वगैरह नहीं मिलेंगे, हमारे जो केस अगर आसानी से निपट जाएंगे, उनका बैकलॉग बहुत अधिक नहीं होगा। तो ये कुछ मेन रीज़न है आपके एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के पीछे। अब हम बात कर लेते हैं, हिंदी में हो गया है, जो इनकाउंटर्स हैं उनके नेगेटिव आउटकम्स क्या देखने को मिलते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। चांसेस ऑफ लॉस ऑफ लाइफ ऑफ एन इनोसेंट पर्सन ऑन बेसिस ऑफ फेक एविडेंसेस। इसमें क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ कि कुछ हमारे लिए कि ये कोई एक्स पर्सन है और ये कोई वाई पर्सन है। इस एक्स पर्सन ने क्या किया, कुछ फेक एविडेंसेस इकट्ठे किए और इस वाई पर्सन के ऊपर में कोई भी इसने इल्ज़ाम लगा दिया कि इस बंदे ने मेरे साथ में ये किया है। तो ये आपका जो वाई पर्सन है ये आपका एक्यूज है। तो अगर हम जाएंगे जुडिशरी के हिसाब से, तो जुडिशरी क्या होगी, जो आपके सबूत हैं, जो एविडेंसेस हैं, उनको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेंगी और अगर वे फेक होंगे देन वो फेक प्रूव हो जाएंगे, तो ये बंदा बच जाएगा। लेकिन अगर हम जुडिशरी को बाईपास करेंगे तो जो फेक ये एविडेंसेस है, तो इनके बेसिस पे अगर इसका इनकाउंटर किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपका जो इनोसेंट पर्सन है उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। और जो अगर हम बात करें इंडियन जुडिशरी सिस्टम, उसका एक कंसेप्ट है कि चाहे आपके जो 100 दोषी हैं, यानी कि जो 100 दोषी हैं वो बच जाएं, लेकिन आपका जो एक निर्दोष आदमी है उसको सजा नहीं होनी चाहिए। तो इस कंसेप्ट में हमारा जो जस्टिस सिस्टम है वो काम करता है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं इस सिस्टम का बाईपास हमको देखने को मिलता है। और एक दूसरी चीज़ क्या है, अगर हम बात करें कि 4 बंदे हैं, 1, 2, 3 और 4, ये जो 4 बंदे हैं ये किसी क्राइम के अंदर में इन्वॉल्व हैं, तो उस केस में क्या होगा कि मान के लिए कि ये बंदे ने किसी का मर्डर ही करने के लिए गए हैं, तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि चारों के चारों का सेम इंटेंसिटी है इसको मर्डर करने के लिए। हो सकता है कि एक इंसान के साथ में दुश्मनी हो और इसका मर्डर करने के लिए गया हो, 3 बंदों कोई अपने साथ ले गया, उनका कोई इंटेंशन ना हो, या इन में से एक बंदे को पता ही ना हो कि जा कहाँ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है ना कि इसको बोला कि हमारे साथ चलो
और ये चल दिया। या फिर एक बंदा इसको मारने के लिए जा रहा है, 3 बंदों को बता दिया कि भाई इसको सिर्फ मारपीट करने जानी है। तो इसमें क्या होगा कि एक बंदे का इंटेंशन था लेकिन चारों बंदे उसमें इन्वॉल्व हो गए। तो अगर जब हम कोर्ट के थ्रू जाएंगे तो उसमें क्या होगा कि जिसका मेन इंटेंशन था उसके खिलाफ एविडेंस वगैरह निकल के आएंगे, तो देन उसको प्रॉपर सजा होगी, मतलब कुछ ज़्यादा सजा होगी। और जो लोग इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे या जिसको नहीं पता था, हो सकता है कि इनमें से किसी को सजा ना भी हो, या फिर एक बंदे की उम्र कैद हो रही है तो एक को 10 साल की सजा हो, या फिर एक को 5 साल की सजा हो। यानी कि जो इंटेंसिटी जिस बंदे की होगी तो उसी हिसाब से उसको सजा मिलेगी। लेकिन अगर हम इसी केस को देखते हैं इनकाउंटर में कि 4 बंदे थे, हमको पता लगा कि भाई इस 4 बंदे ने इस एक बंदे का मर्डर किया है, तो अगर इनकाउंटर केस में हम जुडिशरी को बाईपास करेंगे तो उस केस में क्या होगा कि इन चारों को सेम सजा मिलेगी, इन चारों का इनकाउंटर कर दिया जाएगा। तो इसमें अगर हम इनकाउंटर केस की बात करें तो इसमें जो इनोसेंट पर्सन है कई बार उनकी भी आपको किलिंग देखने को मिलती है। और इसके पीछे मेन चीज़ क्या है कि अगर हम जुडिशरी के अंदर में बाई चांस अगर कोई निर्दोष व्यक्ति है, कोई मतलब इनोसेंट पर्सन है, उसका लाइफ उसको कोई सजा हो भी जाती है, देन उसके पास में ऑप्शन होते हैं कि अगर उसको लोअर कोर्ट में सजा हुई है देन वो हाई कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट के अंदर सजा हुई सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में सजा होगी देन वो रिव्यू पिटीशन डाल सकता है, या फिर वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में जा सकता है, उसके पास में ऑप्शन है। तो देन लेकिन जो आपका इनकाउंटर वगैरह चीज़ें होती हैं तो ये आपकी इरिवर्सिबल इन नेचर है, यानी कि आपने अगर किसी इंसान को एक बार मार दिया है तो मार दिया, आप उसको साथ में कुछ कर ही नहीं सकते। तो अगर कोई किसी इनोसेंट पर्सन की जान चली गई है तो उस केस में अगर बाद में पता लगेगा कि ये बंदा इनोसेंट था तो उस केस में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यानी इरिवर्सिबल इन नेचर है। इसी के साथ साथ में जो आपके मानव अधिकार है उनका कहीं ना कहीं उल्लंघन इसके अंदर में देखने को मिलता है। आपका जो पब्लिक ट्रस्ट है आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी या कोर्ट सिस्टम के ऊपर कि अगर सब कुछ चीज़ें इस तरह से जो इंसाफ होने लगे तो फिर कोर्ट सिस्टम की रिक्वायरमेंट ही क्या है। तो यानी कि जो पब्लिक का ट्रस्ट है कोर्ट सिस्टम के अंदर में उसका कहीं ना कहीं एक डैमेज हमको देखने को मिलता है। हमारी सोसाइटी के अंदर में हमारी सोसाइटी के अंदर में जो क्राइम है और जो पब्लिक सेफ्टी है वो भी आपको कहीं ना कहीं डिक्रीज होने को मिलेगी। उस सोसाइटी के अंदर में एक रिवेंज की फीलिंग अरेज हो जाती है। ठीक है, मान के चलिए कि एक पर्सन है ये एक्स बंदा, ठीक है, इसका इनकाउंटर होगा और मान के चलते हैं कि जो इनकाउंटर था ये फेक था, ठीक है, और इसका कोई लड़का है या फिर इसका कोई रिलेटिव है, इसको पता लग गया कि मेरे जो बंदे हैं उसको फेक इनकाउंटर होगा, तो देन कहीं ना कहीं इसके अंदर में एक रिवेंज की फीलिंग आएगी। तो हमारी सोसाइटी के अंदर में एक नेगेटिव इम्पैक्ट का देखने को मिलेगा। और जो इस प्रकार की चीज़ें हैं ये आपके न्यू क्रिमिनल को भी जन्म आपका देती हैं। इसी के साथ साथ में अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, अगर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 है वो क्या बोलता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के सामने हर एक बंदा समान है। तो उसका वॉल्यूशन आपको देखने को मिलता है, क्योंकि अगर हर बंदे को कोर्ट के अंदर जाने का, कोर्ट के सामने आपके अपनी प्रोटेक्शन का, अपनी गवाह पेश करने का वो सब चीज़ें मिल रही हैं, देन इन बंदों को क्यों ना दी जाए। तो वॉल्यूशन ऑफ आर्टिकल 14 आपको मिलता है। देन आपका वॉल्यूशन ऑफ आर्टिकल 21 है हमारे, यानी कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका 21 आर्टिकल है, यानी कि राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के बारे में जो बात करता है उसका वॉल्यूशन आपको देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ में वॉल्यूशन ऑफ आर्टिकल 22, जो आर्टिकल 22 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर उसका भी वॉल्यूशन इसके अंदर में देखने को मिलता है। जो आपका आर्टिकल 22 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या बताता है, राइट टू प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो इसका वॉल्यूशन आपको देखने को मिलता है। तो देन आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि जो नेगेटिव आउटकम्स हैं इनकाउंटर के वो आपके क्या हो सकते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर में। इसी के साथ साथ में जस्ट ए मिनट, सेम ही आपका हिंदी में टाइप हो गया है। अगर हम बात करते हैं जो इनकाउंटर्स हैं उनसे रिलेटेड जो लॉ हैं, जो इनकाउंटर्स हैं उनसे रिलेटेड जो लॉ हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो मेनली हमारी सोसाइटी के अंदर में इनकाउंटर से रिलेटेड कोई भी लॉ आपको देखने को नहीं मिलेगा। हमारी सोसाइटी के अंदर में इनकाउंटर मतलब कोई भी ऐसा, चाहे आईपीसी की बात करें, चाहे आप सीआरपीसी की बात करें, चाहे आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो उसके अंदर में कोई भी लॉ ऐसा नहीं है जो आपका इनकाउंटर को जस्टिफाई कर सके। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं, कुछ सिचुएशन है जो डिस्क्राइब की गई है हमारे जो इंडियन पेनल कोड है 1860 का, उसके अंदर में, जिसके अंदर में चाहे कोई गवर्नमेंट एंटिटी हो या फिर चाहे आपका कोई सिविलियन हो, वो किसी दूसरे पर्सन की लाइफ मतलब उसकी जान ले सकता है। कुछ कंडीशंस हैं लेकिन आप इसमें इनकाउंटर का पर्टिकुलर वर्ड मेंशन नहीं है। और जो वो सिचुएशन है वो है आपका सेल्फ डिफेंस।
उसमें चाहे कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो या फिर कोई मतलब कोई सिविलियन हो, अगर सेल्फ डिफेंस की बात आती है देन वो दूसरे बंदे की जान ले सकता है, ऐसा इसमें बोला गया है। अगर हम बात करते हैं आईपीसी के सेक्शन 100 की बात करते हैं तो किन किन कंडीशंस के अंदर में जो आपका एक आदमी है दूसरे बंदे की जान ले सकता है, वो कौन कौन से कंडीशन है। एक ही है कि उस बंदे को थ्रेट है उस इंसान से सीरियस इंजरी का या फिर डेथ का, मतलब उसको लगता है कि ये बंदा मुझे तो मतलब मान चलिए कि मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, मैं बंदा हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और एक ही इंसान यहाँ से आता है और ये मुझ पर फायर करता है, मुझे मतलब मारने की कोशिश करता है, तो या फिर कोई इसके पास में कोई धाकदार हथियार है उससे हमला करने की कोशिश करता है, मुझे लगता है कि अगर मैं इस बंदे को छोड़ दूंगा तो ये मुझे मार देगा, तो उस केस में ऐसा हो सकता है। इसी के साथ साथ में अगर कोई आदमी किसी पे हमला करता है रेप की इंटेंशन से या फिर किडनैपिंग के इंटेंशन से हमला करता है तो देन उस केस में भी ऐसी चीज़ें कहीं ना कहीं जस्टिफाई की जा सकती है। और इसी के साथ साथ में अगर कोई पर्सन है उसको किसी इंसान ने ट्रैप कर लिया है और वो जो पब्लिक अथॉरिटीज है उनकी जो हेल्प लेने से रोक रहा है कहीं ना कहीं, मान चलिए कि ये बंदा एक इसने किडनैप करके और किसी ऐसी जगह पे इसने इसको रख लिया है जहाँ पे जो ये पब्लिक अथॉरिटीज है उसकी पहुँच से पा रहा है, किसी की भी हेल्प नहीं ले पा रहा है, तो यहाँ से बचने के लिए ऐसा कर सकता है और उसको जस्टिफाई किया जा सकता है कि इसने यहाँ से बच के निकलने के लिए इस बंदे की हत्या कर दी। तो ये कुछ केसेज हैं। इसी के साथ साथ में अगर हम बात करते हैं सीआरपीसी के सेक्शन 46 की हम बात करते हैं, तो वो जो पुलिस ऑफिशियल है उनको ये अथॉरिटी करता है, उनको अलाउ करता है कि वो किसी भी पर्सन को कोई एक्यूज है तो उसको अरेस्ट करने के लिए, फिर वो अरेस्ट से बच ना जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए उसके अगर वो मतलब वो बच के ना भाग जाए तो उसको प्रिवेंट करने के लिए पुलिस ऑफिसर है वो किसी भी डिग्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी डिग्री तक फोर्स का जो बल है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ में आपका जो आर्म्ड फोर्स्ड स्पेशल पावर एक्ट है 1958 का, इसका जो सेक्शन 4 है वो जो आपकी अथॉरिटीज़ हैं उनको अलाउ करता है कि वो भी मतलब जो बल है उसका प्रयोग कर सकते हैं अगर उस इंसान के खिलाफ जो कोई मतलब हमारे जो रूल ऑफ लॉ है उसको तोड़ने की कोशिश करता है। और अगर हम बात करते हैं कोई भी ऑफिशियल अगर आपका फेक इनकाउंटर के अंदर में दोषी पाया जाता है, कोई गिल्टी पाया जाता है, तो देन ये सेक्शन 299 के अंदर में आईपीसी का जो सेक्शन 299 है उसके अंदर में एक पनिशेबल ऑफेंस आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ लॉ थे इनकाउंटर से रिलेटेड, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी में टाइप हो गया है। अब हम बात करते हैं राइट्स अवेलेबल टू एन अरेस्टेड पर्सन। कोई भी आदमी है जिसको अरेस्ट कर लिया गया है तो उसके पास में क्या क्या राइट्स, उसके अधिकार अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले क्या है कि उसके पास में अधिकार होता है कि राइट टू नो द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, यानी कि उसको किस दोष के लिए, किस जुर्म के लिए उसको अरेस्ट किया जा रहा है तो उसको जानने का पूरा अधिकार है। ये उसको मिलता है आपका जो सीआरपीसी का सेक्शन 51 है, 55 है और सेक्शन 75 है सीआरपीसी का। और इसी के साथ साथ में हमारे संविधान का जो आर्टिकल 22 का 2 है उसके अंदर में ये पावर उसको दी गई है। देन आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन और उसको मतलब बेल पे रिलीज होने का राइट मिलता है आपका जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 के अंदर में। इसी के साथ साथ में हमारा जो संविधान है उसके अंदर में राइट टू रिमेन साइलेंट, मतलब वो अपने खिलाफ गवाही देने के लिए उसको मजबूर नहीं किया जा सकता, तो ये उसका राइट है। ये आपका जो हमारे संविधान का आर्टिकल 20 के 3 के अंदर में ये प्रोविजन दिया गया है। इसके साथ साथ में जो सीआरपीसी का सेक्शन 56 है और 76 है उसके अंदर में उसको जो मजिस्ट्रेट है उसके सामने प्रेजेंट करना होगा विद इन ए टाइम पीरियड। आर्टिकल 14 जो हमारा बात करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो उसको एक फेयर ट्रायल का मौका उसको देना चाहिए, तो ये उसका राइट है। इसके साथ साथ में उसको कोई भी उसका वकील वगैरह है जो आपका लीगल प्रैक्टिशनर है तो उससे कंसल्ट करने का उसका अधिकार है, जो आपका सेक्शन 50 का 3 है सीआरपीसी का और हमारे जो संविधान का आर्टिकल 22 का 1 है, तो ये उसके बारे में बताता है। और अगर हम बात करते हैं राइट टू फ्री लीगल एड, यानी कि हमारे संविधान का जो आर्टिकल 21 है वो बताता है कि उसको फ्री में अगर उसके पास में कोई वकील या कोई पैसा उसके पास में नहीं है, अपने एंड से नहीं कर सकता है, तो देन उसको जो गवर्नमेंट की तरफ से उसको एक लीगल लॉयर वगैरह एक लीगल एड उसको दी जाएगी। तो एक अरेस्टेड पर्सन के कुछ राइट्स आपको देखने को मिलेंगे। और जो इसका जो सोर्स है वो है आपका स्टडी IQ एजुकेशन, वहाँ से मैंने ये लिया है, studiiq.com से मैंने जो है आपका जो डाटा है ये उठाया है। तो सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी में हो गया है। इसी के साथ साथ में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसने जो इनकाउंटर्स हैं उनको लेके एक 16 पॉइंट की गाइडलाइंस जारी की थी। उसमें से कुछ जो पॉइंट्स हैं मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की है, तो उनमें से ये है कि अगर
कोई भी इनकाउंटर होता है और उसके अंदर में डेथ हो जाती है किसी भी एक्यूज की, तो उस केस में क्या होगा कि आपको एफआईआर मस्ट है कि एफआईआर करानी ही पड़ेगी उस चीज़ के लिए, मतलब आप एफआईआर उस केस में आपका मैंडेटरी है। इसी के साथ साथ में अगर कोई भी इनकाउंटर होता है तो उसकी जो इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए, वो इन्वेस्टिगेशन एक इंडिपेंडेंट एजेंसी एक इन्वेस्टिगेशन करेंगी। उसमें आपका जो सीआईडी हो सकता है या फिर एक टीम हो सकती है किसी भी अदर पुलिस स्टेशन की। मान चलिए कि ये पुलिस स्टेशन ए है, इसके अंडर में इनकाउंटर होगा, इसकी सीमा के अंडर में इनकाउंटर होगा, तो देन जो आपका पुलिस स्टेशन बी होगा तो वो इसकी इंक्वायरी करेगा, यानी कि एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी इसकी होनी चाहिए। अगर डेथ हो गई है तो उसके अंदर में जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है या फिर आपका स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है उसको इसकी इन्फॉर्मेशन दी जानी चाहिए। आपका जो इंटेलिजेंस इनपुट्स है उनकी जो आपको रिकॉर्ड है वो मेंटेन करके आपको रखना है। और अगर डेथ हो गया है तो सीआरपीसी के सेक्शन 176 के अंदर में उसकी जो मजिस्ट्रियल इंक्वायरी है वो भी आपकी की जानी चाहिए। आपकी जो विक्टिम्स हैं या फिर बोल सकते हैं एक्यूज हैं, तो एक्यूज के जो रिलेटिव्स हैं उनको इन्फॉर्म करना होगा इसके बारे में कि ऐसा ऐसा हो गया है। मतलब ये नहीं है कि इनकाउंटर हो गया और आपने उनके परिवार को बताया नहीं कि इनकाउंटर हो गया है। इसके साथ साथ में अगर कोई भी मतलब इनकाउंटर के दौरान कोई इंजरी आ जाती है तो उस केस में उस बंदे को मेडिकल एड प्रोवाइड कराना आपको पड़ेगा, और उसकी जो भी स्टेटमेंट है वो एक मजिस्ट्रेट या फिर मेडिकल ऑफिसर की मौजूदगी में उसकी जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड की जाएगी। जब तक जो इनकाउंटर है, इनकाउंटर के अंदर जो पुलिस ऑफिशियल हैं वो जो इन्वॉल्व हैं उनको क्लीन चिट नहीं मिल जाती है तो तब तक उनको प्रमोशन वगैरह, रिवार्ड्स वगैरह, कैश रिवॉर्ड वगैरह वो नहीं दिया जाएगा। और अगर कोई भी ऑफिशियल फेक इनकाउंटर के केस में गिल्टी पाया जाता है तो उस केस में उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जाएगा। और जो इनकाउंटर वगैरह आपके क्षेत्र के अंदर में हो रहा है वो आपका जो स्टेट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, एसपी वगैरह है, तो उनको उसकी जो रिपोर्ट है मतलब हर 6 महीने के अंदर में जो ह्यूमन राइट कमीशन है उनको उनकी रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस है, मेन गाइडलाइंस मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की है। सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी में टाइप हो गया है। अब बात करते हैं वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, यानी कि ऐसी चीज़ें क्या हो सकती हैं जिसमें जो इनकाउंटर वगैरह जो होते हैं जो रियल होते हैं, ठीक है, लेकिन इन चीज़ों से बचा जा सके। अब मान चलिए कि एक बंदा है, ये एक्स बंदा है, ये वाई बंदा है, ये पुलिस इसको पकड़ने के लिए आ रही है और ये पुलिस पे फायर करेगा तो देन पुलिस को तो सेल्फ डिफेंस में करना ही पड़ेगा, तो बात अलग है। लेकिन जो फेक इनकाउंटर वगैरह के जो केसेज हैं, जो मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि जो पब्लिक का सपोर्ट इनको मिलना कम हो जाए इस तरह की किलिंग्स को, तो उसके लिए हम क्या वे फॉरवर्ड क्या आगे की राज के अंदर में हो सकता है। इसके अंदर में क्या है कि जो जितने भी आपके इनकाउंटर वगैरह होते हैं तो हमें जो अपने जो रूल ऑफ लॉ है, जो उसकी क्रेडिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए जो इनकाउंटर किलिंग है उनको जो इन्वेस्टिगेशन है उनकी अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन उसकी होनी चाहिए, ताकि जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं या फिर कोई भी इसके अंदर में इन्वॉल्व है तो फेक इनकाउंटर करने से वो बचे, क्योंकि उसको लगेगा कि इसकी एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होगी और उसके अंदर वो फंस सकता है, तो देन वो ऐसी चीज़ें को बढ़ावा नहीं देगा। इसी के साथ साथ में हमको जो ऑफिशियल्स हैं उनके अंदर में कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट है, जो मानव अधिकार है, उनके प्रति जो रेस्पेक्ट है वो भी हमको थोड़ा सा उसके बारे में भी सोचने की रिक्वायरमेंट है कि कैसे हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनके अंदर में ह्यूमन राइट्स के प्रति एक रेस्पेक्ट की भावना उनके अंदर में हो जाए। जो सुप्रीम कोर्ट की और या फिर आपकी जो ह्यूमन राइट काउंसिल्स हैं उनकी जो गाइडलाइंस हैं उनका स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन हो, और जो इम्प्लीमेंट वो हो रही है या नहीं हो रही है उनकी मॉनिटरिंग भी एक अच्छी प्रकार से हो, तो ये भी एक इसमें वे फॉरवर्ड हो सकता है। इसी के साथ साथ में हमको जो पब्लिक है, जो सिविल सोसाइटी है, उसका फेथ हमको जुडिशरी के अंदर में बिल्डअप करने की रिक्वायरमेंट है। उससे क्या होगा कि जो हमारे जस्टिस सिस्टम है उसके अंदर में जो अननेसेसरी डिले होता है उसको हम अवॉइड करने की कोशिश करें। चाहे हम इसमें क्या करें कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट का हम गठन करें, या फिर हमारे जो कोर्ट है उनकी अलग अलग ब्रांच की हम स्थापना करें, या फिर हमारे जो जस्टिस हैं, जो न्यायाधीश है, उनकी संख्या में बढ़ोतरी करें, कुछ भी हम इसके अंदर में कर सकते हैं। हमारे जो बैकलॉग है जुडिशरी के अंदर में उनको हम कम करें, जो केसेज बहुत सारे पुराने पेंडिंग केसेज हैं उनका निपटारा जल्दी से जल्दी की जाए। इसके साथ में जो आपकी पुलिस ट्रेनिंग है उसमें भी कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, जिससे कि जो पुलिस कस्टडी के अंदर में जो लोग हैं उनकी प्रोटेक्शन की जाए। जैसे अभी आप बात कर सकते हैं अतीक अहमद का आपका पुलिस कस्टडी के अंदर में उसका मर्डर हो गया है, आपको भी पता होगा, और इसको भी बहुत सारा पब्लिक सपोर्ट देखने को मिला है। ऐसा नहीं होना चाहिए था मेनली, लेकिन पब्लिक सपोर्ट इसको भी देखने को मिला है। तो पुलिस को कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेटर ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, ताकि जो पुलिस कस्टडी के अंदर में जो इंसान है वो अपने आप को सेफ महसूस करें। और
जो पब्लिक है, हमारी सिविल सोसाइटी है, उसके अंदर में हमको जो अवेयरनेस है वो इंक्रीज करने की रिक्वायरमेंट है। हमारे जो ह्यूमन राइट है, जो मानव का अधिकार है उनके प्रति, और जो हमारे जो इस टाइप की जो किलिंग्स होते हैं उसके नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी के अंदर में क्या पड़ेगा, तो उसके प्रति हमको अपनी सोसाइटी को भी अवेयर करने की रिक्वायरमेंट है। तो ये कुछ आप इसमें वे फॉरवर्ड के अंदर में बातें लिख सकते हैं। तो सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी के अंदर में टाइप हो गया है। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। और अगर आपको वीडियो कैसी लगी तो देन उसके बारे में आप अपना फीडबैक हो कमेंट बॉक्स के अंदर में दे सकते हैं। और अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए देन हमारे टेलीग्राम चैनल @सक्सेसनेत्रा से भी आप ले सकते हैं। और इसी के साथ साथ में इस लेक्चर की PDF का जो ड्राइव का लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।